नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, योगी का सरप्राइज मिशन 2022, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले यूपी की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि सूत्रों से खबर मिल रही है यूपी में आज कैबिनेट विस्तार हो सकता है। यह अपने आप में चौंकाने वाली और सरप्राइजिंग एलिमेंट है, क्योंकि यूपी में अचानक से कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं हो रही हैं और आज ही यह कैबिनेट विस्तार हो सकता है। सूत्रों से मिली हुई जो जानकारी है उसके अनुसार शाम 7 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार योगी कैबिनेट में हो सकता है और खबर यह है कि इस बार 6 से 7 लोग योगी की कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। लेकिन खास बात यह है कि किसी भी पुराने मंत्री का पत्ता नहीं कटेगा, यानी कि कोई भी पुराना मंत्री मंत्रिमंडल से जाएगा नहीं, बल्कि 6 से 7 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। और सूत्रों से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक जितिन प्रसाद, बेबी रानी मौर्य, संजय निषाद, जेपीएस राठौर मंत्री बन सकते हैं। खबर यह भी है कि मंत्रिमंडल से किसी को हटाया नहीं जाएगा। और आपको बता दें कि राजभवन में अफसरों को छुट्टी के बावजूद आज बुला लिया गया है। वहीं थोड़ी के देर के ही अंदर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी लखनऊ पहुंच रही हैं। मानस श्रीवास्तव मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं। मानस, ये फैसला अचानक से किसी और वजह से लिया गया या फिर इसकी पटकथा पहले से लिखी गई थी? देखिए, बीते 3 दिनों से उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी बनाए गए थे, धर्मेंद्र प्रधान समेत तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद थे और 3 दिनों से हमारे ठीक सामने जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, विधानसभा के ठीक सामने, वहां पर 3 दिनों से मंथन चल रहा था। आज अचानक से खबर आई कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। जो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल थी वो गुजरात में थी, अभी कुछ देर पहले वो लखनऊ पहुंच गई हैं और अब से थोड़ी देर बाद उनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। ये माना जा रहा है कि जो चुनाव करीब आ गए उसको मद्देनजर रखते हुए तमाम जातियों के जो विधायक हैं उनको एडजस्ट करना है। ये जो मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है सऊद, ये बिल्कुल चुनावी विस्तार है। इसका कामकाज से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होगा, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। सिर्फ 2-3 महीने के भीतर ही, बल्कि यूं कहे कि 2.5 महीने के भीतर ही उत्तर प्रदेश में अधिसूचना लग जाएगी चुनाव की और उस काम करने का कोई मौका नए चेहरों को नहीं मिल पाएगा। लेकिन जो नाम है तो सामने आ रहे हैं, पूछना भी चाह रहा था। 6 लोगों, मेरा अगला सवाल भी यही था। जो आपने ये बात छेड़ दी है तो मैं आपसे पूछ भी लेता हूं कि क्या देखा जाए, इसको किस तरह से समझा जाए, क्योंकि क्या अपने वोट बैंक को साधने के लिए और अलग अलग जो समुदाय है उसका प्रतिनिधित्व देने के लिए यह कोशिश है कि कम से कम चुनावी फायदा इससे मिल सके? 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह विस्तार। देखिए, बिल्कुल चुनावी विस्तार ही इसको कहा जाएगा, क्योंकि वक्त नहीं बचा है। अब आप देखिए, इसको थोड़ा सा बड़े कैनवास पे अगर समझने की कोशिश करें, पूरी तस्वीर देखें, तो जिन नामों पर चर्चा चल रही है वो अलग अलग जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और काफी समय से वो पर्दे के पीछे थे। जैसे संगीता बिंद एक नाम सामने आया है, उनको गाजीपुर की वो विधायक है, उनका नाम यहाँ पर चल रहा है। संजय निषाद, आप देख रहे हैं कि निषाद जो वोट बैंक है उसको लेकर के किस तरीके की खींचतान चल रही है उत्तर प्रदेश में। जो वीआईपी पार्टी है बिहार से चल करके उत्तर प्रदेश में आ गई है, वो यहाँ पर फूलन देवी के नाम पर कार्यक्रमों को आयोजित करने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी फूलन देवी की मूर्ति लगवा रहे हैं, उनका काफी विरोध हुआ इस मुद्दे को लेकर के। मायावती भी निषाद समुदाय के वोट बैंक पर क्लेम कर रही है। ऐसे में संजय निषाद एक इंपॉर्टेंट फिगर है। जितिन प्रसाद ब्राह्मण चेहरा है, कांग्रेस से आए हुए हैं, उनका नाम चर्चा में चल रहा है। जो ये कहा जा रहा है कि प्रबुद्ध वर्ग के जरिए जो अलग अलग सम्मेलन पार्टियां कर रही हैं, तो एक कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से दिखाने की कि हमारे पास भी एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा है और अपने कांग्रेस से लेकर और तुरंत हमने उसको मंत्रिमंडल में जगह दी। इस तरीके से कुल 8 से 9 नाम चर्चा में है, लेकिन इसमें से जगह देखिए सिर्फ 6 को मिलेगी, क्योंकि जो कोटा है, जो मंत्रिमंडल का जो मैक्सिमम आकार हो सकता है, उसमें अब सिर्फ 6 की गुंजाइश बची हुई है। अगर किसी मंत्री को नहीं हटाया जाता, देखिए इसमें एक मैं आपको और बता दूं एक बात जो काफी अहम है। एक मंत्री, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक मंत्री है जिनका नाम हटाए जाने की चर्चा, उनको मंत्रिमंडल से उनको बाहर किया जा सकता है। मैं इस पर भी आपसे इस पर भी जवाब दूंगा, इसकी भी जानकारी दूंगा मानस, लेकिन देखिए मुझे स्क्रीन पर दिखाई देने लगे हैं राजीव रंजन मेरे साथ, मेरे वरिष्ठ सहयोगी और न्यूज 24 के एसोसिएट एडिटर, वो भी जुड़ चुके हैं और वो इस वक्त पूरे यूपी में अलग अलग जगहों पर जाकर के माहौल पता कर रहे हैं। लेकिन लखनऊ में माहौल देखिए राजीव कुछ अलग नजर आ रहा है। सरप्राइज और अलग अलग जातियों के प्रतिनिधित्व देने की कोशिश और एक सरप्राइज एलिमेंट, कैबिनेट का विस्तार, कैसे देखेंगे इसे?
देखिए सऊद, मेरे देखने का मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान ने पिछले दिनों कहा कि योगी आदित्यनाथ 2022 में उत्तर प्रदेश का चेहरा होंगे, उसके 24 घंटे के भीतर अगर ये फैसला एक आनन फानन में लिया जाता है कि राज्यपाल कहीं बाहर होती है, उनको बुलाया जाता है, और ये जो मंत्रियों की लिस्ट, जो संभावित नाम अभी आ रहे हैं, मानस ने आपको बताए ही हैं, ये जो नाम आ रहे हैं, इससे सीधी सी बात है कि एक प्रयोग बीजेपी करने जा रही है। योगी आदित्यनाथ ठीक है, उनको जाति के दायरे में बांधना ठीक नहीं होगा, लेकिन बावजूद चुनाव में अगर आप हैं, राजनीति में आप हैं, तो इसकी चर्चा होगी। 30 सालों में, पिछले 35 सालों में पहली बार ऐसा होगा कि कोई पार्टी एक फॉरवर्ड चेहरे को आगे कर रही है। ठीक है, वो योगी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन एक उत्तर प्रदेश की सियासत में ये नया प्रयोग होने जा रहा है कि पिछले 30 वर्षों से आप देखिए कि ओबीसी या एससी दलित यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे हैं। पहली बार योगी आदित्यनाथ रहे हैं। जब वो रहे थे तब चेहरा नहीं थे, उनको बाद में बनाया गया था, मोदी चेहरा थे, और इस बार उनको जब चेहरा बनाने का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो पीछे से जातिगत समीकरण को कैसे संतुलित करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगता है जितेंद्र प्रसाद को छोड़कर बाकी जो भी लोग हैं वो एससी और ओबीसी कैटेगरी से आएंगी, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें देखने की है, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से रणनीति रही है फ्रॉम बिगिनिंग, जब वो किसी के साथ गठबंधन करते हैं, गठबंधन तो करते हैं, लेकिन उनको धीरे धीरे उनका साइज कट करते जाते हैं, उनके जनाधार में सेंध लगाते जाते हैं, और जब ऐसा लगता है कि वो उस पार्टी के बराबर या उसके बिना भी चल सकते हैं, तो फिर वो रणनीति अपनाते हैं। उनका ट्रेंड रहा है। आप देखिए ओम प्रकाश राजभर एक तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब धीरे धीरे बीजेपी में कह सकता हूं कि अपना दल से समझौता करने के बाद कुर्मी वोटों में सेंधमारी में बहुत हद तक बीजेपी कामयाब हुई है। ओम प्रकाश राजभर को बर्खास्त करने के बाद अनिल राजभर को जैसे ऊपर किया, और राजभर समुदाय के लोगों के लिए, मैं जिस पूर्वांचल के इलाके से आ रहा हूँ, लगातार राजभर सम्मेलन कर रही है। इस तरीके से वो पीछे अब संजय निषाद को लिया है। आप देखिएगा निषाद, बिंद, मल्लाह जो वोटर हैं, उनमें कितनी तेजी से सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी करती है। देखिए उसी समुदाय और उपजातियों से 3 मंत्री शायद आज बनाए जा सकते हैं। संजय निषाद का बढ़ता हुआ कद, बीजेपी से उनका गठबंधन, और फिर संजय निषाद का डाउनफॉल, ये तो हर तबके को साधने की कोशिश है राजीव, लेकिन तो ये एक डर भी है क्या? डर भी है क्या? ये जो प्रयोग है उसके पीछे किसी तरह की आशंका भी है क्या कि हर किसी को प्रतिनिधित्व दो, तभी शायद चीजें ठीक और फिट हो सकती हैं? बिल्कुल, मैंने आपको कहा ना, पिछले 30 वर्षों में उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में ये प्रयोग होने जा रहा है। जब एक पार्टी फॉरवर्ड तबके के चेहरे को 5 साल के शासन के बाद ये कह रही है कि ये हमारा चेहरा होगा, जहां 50% से ज़्यादा जनसंख्या बैकवर्ड की है, जहां पिछले 30 वर्षों में सारे मुख्यमंत्री या तो बैकवर्ड रहे हैं या दलित रहे हैं, वहां एक फॉरवर्ड के चेहरों को आगे करना ये हंसी मजाक नहीं है। और मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति का ये बहुत बड़ा प्रयोग होने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ को 2022 का चेहरा अगर बनाया जाएगा, मतलब कि आप पूरे मंडल कमंडल बेल्ट में, जहां 50% से ज़्यादा बैकवर्ड पॉलिटिक्स जहां डोमिनेट करती है 3 दशकों से, वहां आप एक फॉरवर्ड चेहरे को आगे कर बैकवर्ड का वोट पाने की कोशिश, बिना बैकवर्ड के वोट के कोई सरकार नहीं बन सकती उत्तर प्रदेश में, बिहार में। तो ये अपने तरह का भारत की राजनीति में पहला प्रयोग है। इसको अगर आप राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के तौर पर देखेंगे तो ऐसे देखेंगे, और अगर चुनावी दृष्टि से कहा जाए तो हिंदुत्व का कट्टरवादी चेहरा योगी आदित्यनाथ भगवाधारी को आगे करके, जातिगत समीकरण पीछे से संतुलित करके, दोनों के कॉकटेल से 2022 की जीत का स्वाद चखने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन जब आप ग्राउंड पर हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आप एक एक कहीं ना कहीं क्षेत्र की नब्ज टटोल रहे हैं, तो क्या ये करना जरूरी हो जाता है? और जो पीछे इतिहास रहा है, इसके बगैर क्या साधा नहीं जा सकता है सभी वोटरों को? क्योंकि ये बात भी तो कही गई कि जाति जो है वो गौड़ हो चुकी है अब उत्तर प्रदेश में, अब बीजेपी गवर्नमेंट में जातियां जो है वो गौड़ हो चुकी है, हिंदुत्व एकमात्र सिर्फ एजेंडा रह गया। नहीं, बीजेपी की रणनीति है ये कहा जाए।
चूंकि मंडल और कमंडल की राजनीति में यही फर्क है। मंडल की राजनीति 85-15 की जब शुरू हुई तो जातिवाद के आधार पर 85 और 15 फॉरवर्ड और बैकवर्ड के हिसाब से कहा गया। उसकी काट के लिए आरएसएस और बीजेपी ने 85-15 का दूसरा कार्ड खेला, यानी 85% मेजॉरिटी और 15% माइनॉरिटी। वो 85 का प्रयोग, पहले मंडल का प्रयोग चलता रहा साउथ। देखने समझने वाली बात है पिछले 3 दशकों की राजनीति को। पहले मंडल का प्रयोग जब बहुत सक्सेसफुल रहा तब कमंडल ने अपनी रणनीति चेंज की और कमंडल ने रणनीति चेंज करके मंडल के फार्मूले पर नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाया और नरेंद्र मोदी ने हर जगह कहा कि मैं पिछड़ा हूं, मैं चाय वाला हूं, मैं बैकवर्ड हूं, मैं बैकवर्ड हूं। बैकवर्ड चेहरा आगे करके हिंदुत्व का तड़का लगाया गया और पूरे भारत में जीत का स्वाद चखा गया। योगी आदित्यनाथ को पहले चेहरा नहीं बनाया गया था। ये प्रयोग अब होने जा रहा है जब आप फॉरवर्ड का चेहरा आगे कर रहे हो, हिंदुत्व का चेहरा आगे कर रहे हो और आप मंडल की राजनीति को चुनौती दे रहे हो। एक नए तरह का प्रयोग है, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन हमें यह भूलना भी नहीं चाहिए कि अब योगी आदित्यनाथ राजीव देखिए, ये जो ये लास्ट मोमेंट जो चेंज हो रहा है इसको क्या जनता नहीं समझ रही है? अभी मानस देखिए यही जिक्र कर रहे थे कि इसको कामकाज से लेना देना नहीं है इस विस्तार का। मुश्किल से 2.5 महीने है, 2.5 से 3 महीने के अंदर अंदर फिर जो है आचार संहिता लागू हो जाएगी, तमाम चीजें हो जाएंगी, स्थितियां बदल जाएंगी। तो क्या जनता ये समझ नहीं रही है कि सिर्फ वोट बैंक साधने के लिए ये सब कुछ हो रहा है? देखो, जनता भी समझ रही है, ये जो मंत्री बनाए जा रहे हैं ये भी समझ रहे हैं। अगर इनमें से किसी को कैबिनेट का दर्जा मिलता भी है तो साउथ कुल मिलाकर मैंने जोड़ घटा लिया 12 कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद आचार संहिता लगेगी। अगर हर हफ्ते हुई तब तो 12 कैबिनेट होगी। अगर हर हफ्ते नहीं हुई, कभी प्रधानमंत्री, कभी योगी आदित्यनाथ का दौरा, कभी छुट्टियां, कभी कुछ, तो 8-10 कैबिनेट की बैठक अगर रैंक मिली तब 8-10 कैबिनेट की बैठक में ये शामिल हो पाए तो हो पाए। चुनाव सबके नज़दीक है। मंत्री जो बन गया वो भी, जो मंत्री 5 साल से है वो भी, उसे मालूम है कि अगले 5 साल अगर उसे मंत्री बनना है या सरकार आनी है या वो सरकार आए तभी मंत्री बनेगा। अब तो मंत्री सब लखनऊ छोड़ करके क्षेत्र में जा रहे हैं, तब ऐसे लोगों को क्षेत्र से बुला के शपथ ग्रहण कराया जा रहा है, आओ मंत्री बन लो। अब तो लास्ट के 3 महीने का वर्षा, जब किसी सुखाने इन मंत्रियों को लग रहा होगा कि 3 महीने तो आने जाने में जो है इंतज़ार करने में बीत गया। लेकिन ठीक है, मंत्री बनने का भी अपना एक रिकॉर्ड होता है, इतिहास में नाम होता है, बत्ती जलवा मिलता है और ये प्रतिनिधित्व देने की बात है। ये लास्ट टाइम जो मंत्रिपरिषद का विस्तार है ये सही बात है, सिर्फ वोटों की खातिर, चुनाव की खातिर हो रहा है। ये सबको पता है कि आचार संहिता लागू होने के बाद किसी को मंत्री बनाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस देश में वोट के खातिर कैबिनेट मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो भी रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। लेकिन मानस, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, आपने साफ तौर पर कहा कि चर्चा तकरीबन 10 की चल रही है और जगह सिर्फ 6 की है, तो कैसे एडजस्ट होगा? देखिए, यही सब चीजें तय होनी क्या तय हो चुकी, चूंकि बहुत गोपनीय रखा गया इसलिए पूरे एग्जैक्ट नाम सामने नहीं आ रहे, लेकिन अलग अलग जातियों को प्रतिनिधित्व देने की बात हो रही है। देखिए, अभी जब राजीव जी बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बीते 3 दशकों में इस तरीके का प्रयोग नहीं किया गया, तो मैं भी देखिए एक तरीके से फ्लैशबैक में चला गया और मैं जोड़ने लगा कि कब कौन कौन मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश में। तो निश्चित तौर पर यह प्रयोग बड़ा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि कल्याण सिंह के बाद जिन 2 लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने बाद में मुख्यमंत्री बनाया, सन 96 में जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने, उसके बाद फिर सरकार गिरी, उसका दोबारा फिर वो जोड़ तोड़ करके मुख्यमंत्री बने। लेकिन उसके बाद जब विवाद हुआ तो पहले राम प्रकाश गुप्ता और उसके बाद राजनाथ सिंह चुनाव में गए थे, लेकिन वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार गई थी। तो निश्चित तौर पर देखिए, एक ये प्रयोग जो है ना, ये बड़ा खतरनाक है, क्योंकि कोई भी इससे पहले कभी भी कोई बैकवर्ड चेहरे के बगैर चुनाव नहीं लड़ा गया है, कोई दलित जाति का ही किसी चेहरे को सामने रखा गया। ऐसे में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोशिश हो रही है, जिन नामों पर चर्चा चल रही है, जैसे अभी राजीव जी ने कहा कि संजय निषाद का एक नाम है। अब देखिए, जो संगीता बिंद है, ये बिंद जाति से आती है और अचानक से इनका नाम सामने आएगा। कोई इनके नाम के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इनका भी नाम आएगा। संजय गौड़ एक नाम आ गया, सोनभद्र से अनुसूचित जाति से आते हैं। इसी तरीके से आप देखिए, गोंडा से पलटू राम का नाम सामने आएगा। ये ऐसे नाम है जिनके बारे में कोई किसी ने सोचा नहीं था, कोई चर्चा भी नहीं हो रही थी, लेकिन अचानक से ये नाम सामने आ गया। तो निश्चित तौर पर अगर देखिए, अगर एक चेहरा योगी आदित्यनाथ का है तो बाकी जो नीचे जो जातियां हैं, चाहे वो पिछड़ा हो और चाहे
वो दलित जाति का हो। मैं राजीव जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि इन्हीं चेहरों के सहारे ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी और दिखाने की कोशिश करेगी कि देखिए मैंने इन समुदाय के लोगों को कितना सम्मान दिया। आखिरी मूवमेंट तक इन लोगों को मान सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया गया और उनको कैबिनेट में एडजस्ट किया गया। जितिन प्रसाद एक बड़ा नाम हो सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा कि ब्राह्मणों को लेकर के भी उत्तर प्रदेश में एक अजीब तरह की कश्मकश चल रही है तमाम सियासी दलों के बीच में। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जितिन प्रसाद का नाम आगे कर सकती है, लेकिन बाकी जितने भी नाम हैं वो निश्चित तौर पर वो या तो दलित समुदाय से आते हैं या पिछड़ा वर्ग से आते हैं। जी बिल्कुल मानस। और राजीव देखिए, आप अभी मंडल कमंडल की राजनीति और तमाम चीजों को समझा रहे थे, लेकिन फिर कांग्रेस भी देखिए यही कह रही है ना। कांग्रेस तो दूसरी बात कह रही है, वो ब्राह्मणों को साध रही है। और जैसा अभी मानस भी जिक्र कर रहे हैं कि उसने कहा कि हमने ब्राह्मण चेहरे दिए, उसके बाद क्या हुआ, तो ये सब भी तो चर्चा का विषय है। तो क्या हो सकता है कि सामने फॉरवर्ड चेहरे को रख पाना उसके लिए बीजेपी के लिए एक बेहतर विकल्प ही हो? देखिए, योगी आदित्यनाथ से बड़ा चेहरा इस समय उत्तर प्रदेश के पास नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब आप किसी आदमी को 5 साल स्टेट की बागडोर देते हैं तो फिर उसको आप मौका भी देते हैं। तीसरी बात यह है कि ये मैंने बताया ना, ये बड़ा प्रयोग है और भारत की राजनीति में ये प्रयोग सफल हुआ तो इसके बहुत आगे मायने होंगे। अभी आगे बात होगी। मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ, मानस ने जो अभी कहा 2002 के इलेक्शंस के बाद, 2002 इलेक्शन से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह बने थे और 2002 का इलेक्शन जो हो रहा था उसमें राजनाथ सिंह बतौर कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे। आपको याद होगा उस इलेक्शन में बीजेपी को ऐसी करारी हार मिली थी कि 14 बरस का वनवास मिला था। उसके बाद 2017 में आई बीजेपी, 2002 की गई 2017 में आई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्रयोग बहुत बड़ा होने वाला। दूसरी बात ये है कि देखिए, लोकतंत्र में आमतौर पर नेता अपनी जीत के बाद, अपने क्षेत्र में लोकप्रियता के बाद, संगठन में एक धमक के बाद मंत्री परिषद तक पहुंचता है। आज देखिए स्थिति ऐसी है कि अगर आप जितिन प्रसाद को छोड़ दें, जितिन प्रसाद अगर वो जितिन प्रसाद के बेटे नहीं होते, शायद उनकी चर्चा हम लोग यहाँ करते भी नहीं, उनको छोड़ दें तो बाकी लोगों का चेहरा निकाल करके गूगल से खोज करके टीवी पर चलाना भी बहुत मुश्किल है। ये बताना कि ये किस जिले से है, ये कहाँ से जीते हैं, इनका चेहरा। मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत दिनों से जानता हूं, बहुत अच्छे से जानता हूं। इसमें से 1-2 नेताओं को छोड़ के मैंने किसी का नाम नहीं सुना था। किसी को सामने खड़े हो जाएं तो मैं पहचान नहीं सकता हूं, लेकिन ये प्रतीक बनाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के राजनीति में कि देखो खट्टिक बना दिया, देखो मल्ला बना दिया, देखो निषाद बना दिया, देखो गौड़ बना दिया, देखो ब्राह्मण भी बना दिया। तो ये सब चुनाव से पहले की रणनीति है और ये हक हर उस पार्टी को है जो चुनाव जीतना चाहती है। बिल्कुल ठीक बात है। और जो प्रतीक है और जो प्रतिनिधित्व है वही सबसे ज्यादा अहम हो जाता है चुनावों में, और इसी को देखते हुए यह फैसला लिया गया और ये अपने आप में बेहद अहम फैसला। और आप दोनों जुड़े मेरे साथ, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका और मानस आपका। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का भी हो चला है, बने रहेगा न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।